मेरे चैनल पे सिर्फ एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बार वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है। और आपको नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल ऑब्जेक्टिव वाला पे। तो जैसा कि दोस्तों हर सेशन में हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया समझते हैं और एक नए दिशा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जॉब प्रोग्राम का VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएगा यहाँ से प्रश्न। तो आपको ये सारे प्रश्न को अच्छे से देखना है और एक एक प्रश्न को याद करना है, ठीक है। और बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करनी है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल का एक वीडियो पूरा अंत तक देखिए, प्लीज़ सिर्फ एक वीडियो पूरा अंत तक देखिए, अपना 20 मिनट निकाल के पूरा एक वीडियो अंत तक देखिए। तो अब देखिए कि आप कैसे समझते हैं, कैसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। बाकी आप लोग चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। बाकी आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए मेरे चैनल पे सिर्फ एक बार आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सिर्फ एक बार। उसके बाद आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक बार वीडियो को आपको पूरा से पूरा देखना है और आपको एक ही वीडियो में पूरा पता चल जाएगा कि हाँ कैसे पढ़ाते हैं सर। चलिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नंबर प्रश्न से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण पचा भोजन कहलाता है। जैसे हम लोग का ये छोटी आंत है, छोटी आंत मतलब क्या, हम लोग का जो मेन पेट होता है वो छोटी आंत ही होता है। छोटी आंत को पेट मतलब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो पेट पेट बोलते हैं, लेकिन मेन जो होता है छोटी आंत होता है, उसी में पोषण होता है हमारे भोजन का, अवशोषण होता है, हर चीज़ उसी से होता है। उसी से हम लोग को शरीर में प्रोटीन आ जाता है, ठीक है। प्रोटीन मिलता है जिससे हम लोग मोटाते हैं, पतले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन, मतलब जो छोटी आंत होता है हम लोग भोजन करते हैं तो छोटी आंत में भोजन को पूर्ण रूप से पच जाता है एकदम, तो क्या कहलाता है, तो पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन चाइल कहलाता है, चाइल के नाम से जाना जाता है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है, तो चाइल कहलाता है। तो एक एक साल बिहार बोर्ड आप लोग जानते होंगे कि एक एक साल गैप करके बिहार बोर्ड पूछता है। तो 25 में ये प्रश्न पूछा है, तो उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम 27 में पूछेगा, क्योंकि 26 में ये नहीं पूछा है, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं बिहार बोर्ड में, नए तो अभी नहीं है, अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, लेकिन आप लोग अभी मतलब जानते होंगे कि बिहार बोर्ड जो है ना, आप 2026 का अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है 2026 का प्रश्न याद कर रहे हैं तो 2026 का नहीं करिए, 2025 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि 26 का उतना नहीं टकराएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पूछ लिया है बिहार बोर्ड। लेकिन 2025 का जो एक साल गैप है वो जरूर मतलब अधिकतर आता है, ठीक है। तो आपको ये सब प्रश्न को देखना है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न फर्स्ट वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग पढ़िए, समझिए, और आपको नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिए कि हाँ सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आपको जो चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, वो सब हम आपको देंगे। बस आप लोग चैनल के साथ एक बार जुड़िए, एक बार पूरा अंत तक वीडियो को देखिए, इससे मोटिवेशन मिलता है हमको भी कि हाँ चलिए बच्चे जुड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का दूसरा नंबर प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। जो हम लोग का मुख है, मुख वहाँ का ये पिछला भाग जो है ना, यहाँ पे देखिए ये मुख गुहा का पीछे वाला भाग है वो कहलाता है। तो मुख गुहा का जो पीछे वाला भाग होता है उसे ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे देखिए हम आपको एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा है हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका ये जो मुख गुहा है, आपका यहाँ पे मुख गुहा है, ठीक है। और इसका जो पिछला भाग है यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे पिछला भाग इसका होता है, उसे मुख गुहा मतलब मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। और उसके नीचे थोड़ा सा ये पाइप जो है इसे ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। और बाकी वो सब लैरिक्स, ट्रैकिया, ये सब मिलकर हम लोग का श्वसन तंत्र बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है मुख गुहा का पिछला भाग, तो ये पिछले वाला भाग ना बोल रहा है, तो पिछले वाले भाग को ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। और ग्रसनी के नीचे जाइएगा तो ग्रास नली उसको बोलते हैं। जैसे आप लोग अपना मतलब गर्दन देखिए, अगर आप 18 साल मतलब माने कि 15 साल से ऊपर के हो ही गए होंगे कोई कोई बच्चे, बाकी कोई कोई 14 साल के होंगे, तो अपना गर्दन छुइए, गर्दन से एक कंठ निकल रहा होगा, ठीक है। उसी को वही जो होता है उसी को ग्रास नली कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जस्ट संरचना एक पाई जाती है जिसे ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। और बाकी आपका ये जो है फेफड़ा, लैरिक्स सब मिलके आपका ये श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको भी हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। और आगे इसके बारे में जानकारी देंगे। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रसनी कहलाता है, ठीक है। और ये सब प्रश्न में बच्चे अधिकतर फंसते हैं, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही समझ के आपको एक एक प्रश्न को समझ के पढ़ना है, याद करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बाकी हम आपको कुछ दिन बाद से सब्जेक्टिव भी पढ़ाना मतलब कोशिश करेंगे हम आपको सब्जेक्टिव भी पढ़ाएं। बाकी आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को भी, हम भी एक अच्छा शिक्षक हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण में पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पौधे क्या करते हैं, पत्तियों के माध्यम से सूर्य का प्रकाश अपने में अवशोषण करते हैं, जड़ के माध्यम से जल को अवशोषण करते हैं, ठीक है। जड़ मतलब जो आप लोग पढ़े होंगे जाइलम फ्लोएम, उससे मतलब जाइलम से जल का निर्माण होता है। पेड़ पौधों में जल का निर्माण नहीं, जल
अवशोषित करते हैं जड़ से, ठीक है, जाइलम के द्वारा, ठीक है। तो ये सब प्रकाश संश्लेषण में होता है। लेकिन ये जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण में मूल स्रोत क्या है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ ना प्रकाश संश्लेषण में जल भी बनता है, जल का निर्माण भी होता है, ठीक है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल ही होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब हम जितना भी पढ़ा रहे हैं ये सब कभी ना कभी पूछा गया प्रश्न है, 2025 में पूछा गया हो या 2025 से पहले पूछा गया हो, ये नहीं कि ऐसे ही लिख दिए, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा गया है, ठीक है। आप लोग एक बार समझिए, एक बार हम पे भी, इस चैनल पे भी भरोसा करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मेरे साथ भी जुड़िए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग का 4 नंबर प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं। तो देखिए हम लोग का जो होता है ना ब्लड प्रेशर, जिसे आप लोग बीपी बोलते हैं, तो ब्लड प्रेशर, बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। एक मतलब स्वस्थ व्यक्ति अगर होता है, जैसे माने कि आप स्वस्थ हैं, मतलब ज़्यादा मीट मछली पे ध्यान नहीं देते हैं, मतलब मिला जुला के आप फिट है, ज़्यादा तेल पक भी नहीं है, आपका तबियत उतना खराब भी नहीं है, तो आपका ये जो रक्तचाप होता है, बीपी होता है, वो कितना होता है, 120/80 होता है, ठीक है। तो जो 120/80 से ऊपर चला जाता है रक्तचाप, तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। एक आता है हाइपोटेंशन, तो वो नीचे चला जाता है, 80 से जब नीचे चला जाता है तो हाइपोटेंशन बोलते हैं। लेकिन ये जो है उच्च रक्तचाप की अवस्था, जो उच्च मतलब क्या, ज़्यादा, 120 से ज़्यादा जब चला जाता है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। और ये भी 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ ऐसे ही कुछ ब्लड होता है चेकअप, ठीक है, बीपी का चेकअप कुछ ऐसा ही होता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाइएगा तो कुछ ऐसा मशीन रखने रहेगा डॉक्टर, और आपको कुछ ऐसे ही चेक करेगा, ठीक है। बीपी का चेकअप कुछ ऐसा ही होता है। बाकी आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसा होता है मापक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि वो भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से, बेहतर से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो आप लोग पढ़े होंगे पोषण में, कि जैव प्रक्रम के चैप्टर में आप लोग पोषण में पढ़े होंगे कि पोषण भी कई प्रकार के होते हैं, परजीवी, परपोषी, समभोजी, स्वपोषी, ऐसे ऐसे पोषण होते हैं। आप लोग अभी 11th में जाइएगा तो समभोजी पोषण के बारे में भी पढ़िएगा। मतलब ये स्वपोषी के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे, परजीवी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, विषमपोषी के बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे परजीवी के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा वैसे पौधे होते हैं जैसे जो दूसरे पौधों पे अपना ये जो होता है ना जाल, जैसे यहाँ पे देखिए ये आम का नीचे पेड़ है, ठीक है, और ये आम के ऊपर में ये अमरबेल का ये पौधा है, ठीक है, और ये आम के पेड़ से पूरा अपना श्वसन ग्रहण कर रहा है, मतलब अपना खाना को मतलब उससे अवशोषित कर रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पर आप एक समझिए, उदाहरण के आप लोग तौर पे एक बार समझिए कि जैसे मानिए कि आप कहीं मतलब सोए हुए हैं, ठीक है, और आपको मच्छर काट रहा है, तो मच्छर आपसे ही भोजन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है, आपसे उसको पोषण मिल रहा है, आपसे वो खून चूस रहा है, तब जाके वो जीवित रह रहा है। वैसे ही ना जो पेड़ पौधे भी होते हैं उनमें भी ऐसा ही कोई पेड़ पौधे होते हैं जो अपने से भोजन को नहीं बनाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे होते हैं अपने से भोजन को बनाते हैं, लेकिन अपने से भोजन को ये पेड़ पौधे जैसे अमरबेल हो गया, ठीक है, ये अमरबेल का पौधा अपने से भोजन नहीं बनाता है, ठीक है। ये दूसरे पेड़ों पे अपना ये होता है ना डाढ़ी, उसको फेंक के और उससे अपने भोजन को अवशोषित करता है, उससे अपना मतलब कार्य करता है, उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी, अमरबेल परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी मतलब पर मतलब दूसरा, और जीव मतलब जीवी, मतलब परजीवी मतलब दूसरे, जो दूसरे पर आश्रित होता है उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। और ये परजीवी पौधा पूछा है तो पौधा में अमरबेल हो जाएगा। और बाकी आप लोग परजीवी पोषण के बारे में पूछेगा तो उसमें आपका ये हो जाएगा, जैसे हम लोग शरीर से लेता है मच्छर, ये होता है खून चूसता है, हम लोग के मतलब माथा में ढील होता है, ये हम भोजपुरी भाषा में बोल रहे हैं थोड़ा कि आपको समझ में है, माथा में जो ढील होता है वो हमसे ही ना भोजन को ग्रहण करता है, तब जाके अपना ये जो होता है वृद्धि करता है, वो भी तो वैसे ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये प्रश्न समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से, और ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग का 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मुख्यतः गलत लिखा गया, ठीक है। लेकिन आप लोग ये प्रश्न को समझिए कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है। तो जब आप लोग बबूल का या कोई भी पौधा, कोई भी जैसे आम का पेड़ जो बड़ा हुआ है उसको आप ले लिए, बबूल का पेड़ ले लिए या कोई पीपल का पेड़ ले लिए, ठीक है, वैसे वैसे प्रश्न में आप लोग देखिएगा कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये कैसे दिखता है, जैसे आप लोग उदाहरण के तौर पे ये एक बात समझिए, जैसे हम लोग हैं मनुष्य हैं, ठीक है, तो हम लोग भी तो खाना खाते हैं, तो वो सब हमारे शरीर में थोड़ी लगता है, उससे मतलब निकलता है। जैसे हम लोग पसीना हो गया, वो उत्सर्जी पदार्थ हो गया। जब आप मतलब पानी के बाथरूम जाते हैं, गलत मत समझिएगा, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाथरूम जाते हैं तो मतलब क्यों जाते हैं, क्योंकि वो आपका उत्सर्जी पदार्थ है, वो उतना आपके शरीर से निकला, अपच पदार्थ है, वो निकला, ठीक है। आप लोग नाक से ये करते हैं, ठीक है,
तो वो भी एक उत्सर्जित पदार्थ है, ठीक है। तो वैसे ही पेड़ पौधों में भी उत्सर्जित पदार्थ होता है, जैसे ये हो गया रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, गोंद हो गया, ये सब होता है पेड़ पौधों में भी, ठीक है। लेकिन जो बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो बबूल के पौधों में गोंद निकलता है, ठीक है। गोंद उत्सर्जित पदार्थ में निकलता है। अब हम गोंद कैसा होता है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए गोंद कुछ इस प्रकार का होता है। जब आप बबूल के पौधों में जाइएगा ना तो उसमें उत्सर्जित पदार्थ गोंद निकलता है, ठीक है। बाकी आप लोग ये जो रेजिन टेनिन ये होता है ये पीपल के पेड़ में, आम के पेड़ में, ये सब पेड़ में आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब आप लोग बढ़िया से देख लीजिए कि ये कैसा होता है, ठीक है। गोंद कुछ इस प्रकार का निकलता है, और ये जो रेजिन होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और टैनिन होता है वो छाल टाइप का कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। लेकिन ये जो बबूल के पौधों में कौन सा, बबूल का जो पौधा होता है उसमें से कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है, तो उसमें से ये जो गोंद है, गोंद ये निकलता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी बेहतर से बेहतर हम कंटेंट देने का कोशिश करेंगे आगे भी, और मतलब आपके बोर्ड एग्जाम 2027 तक, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना आपसे 1 रुपया हम लेंगे ना कुछ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का डी होने वाला है, गोंद होने वाला है, नहीं हो गया, और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए यहाँ पे हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 7 नंबर प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो आप लोग पढ़े होंगे ये जो होता है मूत्र के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन से ही ये चैप्टर है, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम में ये 5 चैप्टर आ जाते हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो जो यूरिया होता है ना वो हमारे खून में यकृत के माध्यम से पहुँचता है, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है, इसका वजन लगभग 1 से 1.5 kg के बीच में होता है, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, यकृत का इंग्लिश में वर्ड क्या है, तो यकृत को लीवर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यकृत, और ये 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। इसमें फोटो नहीं लगा पाए हैं, इसके लिए सॉरी, बिना फोटो के माध्यम से भी हम आपको काफ़ी अच्छे से समझा देंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कोशिकीय ईंधन है, जो हम लोग का कोशिका है, आप लोग पढ़े होंगे कि सेल के बारे में, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि एक एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो ये आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है। लेकिन ये प्रश्न क्या है कि कोशिकीय ईंधन है, जो कोशिका का ईंधन होता है वो क्या होता है, तो कोशिका का ईंधन ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। और एक और ग्लूकोज आता है, उसका सूत्र क्या होता है, एक और नहीं, यही ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ठीक है। और एक आपसे ये भी प्रश्न पूछेगा कि चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। चीनी का सूत्र C12H22O11 होता है, चीनी का सूत्र। तो उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा बेहतर से समझ में आ गया होगा, और ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है, और 2024 में भी। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न को। देखिए 9 नंबर हम लोग का प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। अब मानिए कि जैसे ये प्रश्न को आप लोग समझिए उदाहरण के माध्यम से। मानिए कि आप मतलब कहीं गए, सेविंग वेविंग करवाने गए, ठीक है, और मानिए कि वहाँ पे आपको ब्लेड से थोड़ा सा लग गया, खून बहने लगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति को देखे होंगे आप लोग कि उसका जब खून मतलब बढ़ रहा है ना तो वो रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसमें वो क्यों नहीं रुकता है, तो वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स मतलब रक्त बिंबाणु को उसमें नहीं पाया जाता है, उस व्यक्ति में नहीं होगा ये रक्त बिंबाणु, तब वो नहीं रुक रहा खून। लेकिन अगर आप में रुक जा रहा है तो समझिए कि आप में रक्त बिंबाणु की कमी नहीं है, रक्त बिंबाणु है। रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये जो रक्त को थक्का जमाता है वो रक्त बिंबाणु होता है, ठीक है, जिसे रक्त विषाणु शायद बोलते हैं। तो ये अधिकतर आप लोग रक्त बिंबाणु ही देखिएगा, जिसे इंग्लिश में प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग का 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो आप लोग वहाँ पे पढ़ें कि रक्तचाप, बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर, तो 120/80 होता है। लेकिन ये जो है ना, ये बीपी कितना होता है हम लोग का, 120/80। लेकिन ये जो पूछ रहा है प्रश्न कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक, तो सिस्टोलिक किसे बोलते हैं, सिस्टोलिक 120 को बोलते हैं, ठीक है। बीपी में सिस्टोलिक, हिंदी में मतलब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो ये जो होता है ब्लड प्रेशर, एक बार हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। देखिए जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। जो 120 है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी, सिस्टोलिक, ठीक है। और ये प्रश्न 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। मतलब ये जो ऑक्सीजन हम लोग का होता है, शरीर में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तब ना हम लोग का जो भोजन होता है वो टूटता है, आप लोग पढ़े होंगे श्वसन वाले चैप्टर में। तो जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, तो उसमें जो रक्त होता है ऑक्सीजन का, वहाँ से वहाँ जाना, यहाँ से आना, उसका मुख्य रक्त का घटक कौन सा होता है, तो वो आरबीसी होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए रेड ब्लड सेल। मतलब ये आपका मतलब आप समझे नहीं, ये प्रश्न को हम एक बार और समझा रहे हैं कि देखिए जो ऑक्सीजन होता है ना वो यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ जाता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि हर एक कोशिका में ऑक्सीजन का जाना अनिवार्य होता है। तो जब कोशिका में जो ऑक्सीजन हमारे भोजन के पास जाएगा, कोशिका तक जाएगा, तभी जाके हम लोग का भोजन में जो होता है वो टूटता है, कोशिका टूटता है, तब जाके हम लोग भोजन को प्रोटीन के रूप में, मतलब यहाँ फैट प्रोटीन ये सब के बारे में रूप में जमता है। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है उसमें मेन जो उसका ऑक्सीजन का परिवहन में रक्त का घटक कौन होता है, जो ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ढोने का कार्य करता है। तो जो आरबीसी होता है ना, रेड ब्लड सेल, वही ढोता है, और यही है रेड ब्लड सेल। कुछ इस प्रकार का होता है माइक्रोस्कोप में देखने पर। चलिए यहाँ पे हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ये 12 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। जो कवक होता है ना वो मृत जीवी पोषण का उदाहरण होता है। जैसे सड़े गले जगहों पे, जैसे आप लोग गोबर में जाके देखे होंगे, गोबर पे या सड़े गले जगहों पे, तो ये वाले मशरूम उगाए जाते हैं। मशरूम नहीं होता है, ये कवक होता है। ठीक है, कवक होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है। मृत जीवी पोषण का क्या मतलब, जो अपने भोजन सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा, स्वपोषी। चलिए यहाँ पे हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पीत रस एकदम हरा कलर का रहता है और वो गाढ़ा द्रव्य रहता है। जो पीत रस हम लोग के यकृत में होता है, जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को ये क्षारीय बनाने का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग के पेट में भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। तो ये जो क्षार होता है और वो अम्ल होता है वो मिल के आपस में, और ये जो आप लोग पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसका निर्माण करता है। बाकी इससे हम लोग को पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये पीत रस है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो पीत रस यकृत से निकलता है, यकृत से स्रावित होता है। स्रावित मतलब निकलना। और ये 2024 और 2025 और 2026 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दा मतलब क्या, गुर्दा मतलब होगा किडनी। तो मानव का जो किडनी होता है वो किसका आकार होता है, तो आप लोग ये किडनी देखिए, ये सेम के बीज के आकार का कुछ इस टाइप का है। ठीक है, तो मानव के गुर्दे का आकार सेम के बीज के आकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया। और ये आज का अंतिम प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग ये होता है छोटी आंत, जो कि यहाँ पे है छोटी आंत होता है, और इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर मानी जाती है। ठीक है, तो ये मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, और ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में प्लीज़ 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 आप लोग एक बार ना एक बार बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।